We are going to talk about synthesis of acetylcholine. ये लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ से ये कोई कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है. इसको मैंने बड़ा कर दिया है बिकॉज वी हैव टू सी के सिंथेसिस होती कैसे है. ओके, अब सिंथेसिस में एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस में जो सबसे पहले बात आती है वो ये है कि देयर इज अ क्वेश्चन के एसिटाइल की सिंथेसिस और उसका स्टोर होना, उसका रिलीज होना, बेसिकली तीन चीज़ें हैं ना. किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस, उसके बाद वो स्टोर होता है और उसके बाद वो रिलीज होता है, ठीक है. तो एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज और रिलीज न्यूरॉन के किस पोर्शन में होती है, एंड दैट इज अ बिगर क्वेश्चन when it comes to the synthesis of any neurotransmitter within the body. और ये चीज़ पता होना भी ज़रूरी है. For in the case of acetylcholine ये सारा कुछ नर्व एंडिंग में होता है, ठीक है. और अगर इफ़ यू रिमेंबर द एड्रीनर्जिक सिस्टम, तो जो हमने एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन की बात की थी उनका भी आंसर सेम ही था, वो भी नर्व एंडिंग में ही स्टोर होते थे. इसलिए इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम, हमने टर्मिनल ही जो है उसका पोर्शन ही बड़ा करके हमने पूरी सिंथेसिस को देखा था. और स्टोरेज भी यहीं पे होगी, उसके बाद रिलीज भी उसने यहीं से होना, ठीक है. सेम गोज फॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन एंड एसिटाइलकोलिन. अच्छा, अगर इस बात की ना हम रीज़न में जाएं ना कि ये नर्व टर्मिनल में सिंथेसिस इनकी होती क्यों है, तो उसकी रीज़न सिंपल यही है कि ये जो हैं ये स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि बड़े होंगे, जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट हैं, जैसे पेप्टाइड्स वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, उनकी सिंथेसिस जो है वो हमेशा, जो आपके पास लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसकी सेल बॉडी है, ठीक है, और ये एक्सोनल टर्मिनल्स है, ठीक है. अब जो हमने बात कर दी कि ये हम इसकी बात करें, ये एक स्मॉल है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसकी सिंथेसिस की इधर हो रही है, नर्व टर्मिनल में हो रही है, ठीक है. लेकिन अगर जो लार्ज न्यूरोट्रांसमीटर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी सिंथेसिस हमेशा सेल बॉडी के अंदर होती है. जैसे कि पेप्टाइड वाले जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, और उसकी रीज़न ये होती है कि जाहिर सी बात है उन्हें जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं अपनी सिंथेसिस वगैरह के लिए, तो इसलिए लार्ज मॉलिक्यूलर जो सिंथेसिस है वो आपकी सेल बॉडी के अंदर हो रही होती है, ठीक है. तो ये इसकी बेसिकली रीज़न है कि वाई नर्व एंडिंग में होता है, बिकॉज इट्स अ स्मॉल न्यूरोट्रांसमीटर, सो इट सिंथेसिस हैपेंस इन नर्व एंडिंग. खैर ये एक सेपरेट सी बात होगी, अलग टॉपिक पे निकल गए. कमिंग बैक टू द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन, तो इसकी सिंथेसिस का अगर एक इक्वेशन में बात लिख दी जाए बिफोर गोइंग थ्रू द डिटेल प्रोसेस, तो होता यह है कि देयर इज़ अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड कोलिन, ठीक है, उसके साथ बाइंड होता है एसिटाइल कोए, एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा, ठीक है, और आपके पास इन द एंड एसिटाइल कोलिन आ जाएगा. और यहाँ पर जो एंजाइम एक्ट कर रही है उसका नाम क्या है, वो है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है. इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये एक्शन परफॉर्म होता है. अब बात यह है कि कोलिन आता कहाँ से है, ठीक है. कोलिन आपके पास फूड से आएगा, ठीक है. आपने फूड के अंदर जो है कोलिन ली, ठीक है, आपके फूड का इंग्रेडिएंट है ये, तो डाइट से आपके पास कोलिन नर्व्स के अंदर अपटेक हो गया, ठीक है. और अपटेक के बाद क्या होगा कि जो आपके पास एसिटाइल को ए है, अब वो कहाँ से आएगा. आपके पास जो कोलिनर्जिक नर्व्स हैं वो एक्टिव नर्व्स होती हैं, ठीक है, एक्टिव न्यूरॉन्स होती हैं. उनके अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है. तो उस माइटोकॉन्ड्रिया से आपके पास बेसिकली क्या आएगा, ये एसिटाइल कोलिन आता है. सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से आपके पास आएगा, ठीक है. ये माइटोकॉन्ड्रिया ने एसिटाइल को ए को रिलीज़ किया, ठीक है. अब एसिटाइल को ए और कोलिन दोनों, एंजाइम का नाम मैंने बता दिया, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, इसके सामने इसके प्रेजेंस में एसिटाइल कोलिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. अब सिंथेसिस, यहाँ पे सिंथेसिस की बात कंप्लीट होगी. सिंथेसिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है इसके स्टोरेज का. स्टोरेज लाजमी वेजिकल्स के अंदर ही होनी है. अब यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट वेजिकल्स हैं, ठीक है. अब इस वेजिकल के ऊपर एक पंप है जिसको हम कहते हैं ये एक ट्रांसपोर्टर है,
जो कि एसिटाइल कोलिन और प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। जो एसिटाइल कोलिन है वो बाहर से अंदर आएगी और अंदर से बाहर प्रोटॉन जाएगा। अच्छा, इस सब में एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो आयनिक यानी चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें एसिटाइल कोलिन का तो वो किस तरह है। अ, ये है हमारे पास एसिटाइल कोलिन का जो फॉर्मूला है, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड कह लें, ठीक है। तो इसके ऊपर जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज एक मॉलिक्यूल है। ये वेजिकल एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को अंदर भेज रहा है और दूसरे को बाहर निकाल रहा है। अब अंदर जो है एसिटाइल कोलिन पॉजिटिव 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 हो है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जब हमने पिछले सिस्टम में अपनी एड्रीनर्जिक की बात की थी और इस तरह उसके स्टोरेज की वेजिकल की बात की थी तो हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं डिस्कस की थी चार्ज रिलेटेड, क्योंकि वो चार्ज मॉलिक्यूल्स नहीं थे। लेकिन एसिटाइल कोलिन है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि जब एसिटाइल कोलिन इस वेजिकल के अंदर होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और इसका मतलब है कि इतनी कम्पैक्ट जो इसकी पैकिंग है वो नहीं हो सकेगी इस रिपल्शन की वजह से। तो नेचर ने क्या किया है कि इस वेजिकल के अंदर एसिटाइल कोलिन के साथ साथ दो और चीज़ें भी पैक कर दी हैं जो बेसिकली नेगेटिवली चार्ज हैं। उनमें से एक है ATP और दूसरा हमारे पास आती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ये भी इस वेजिकल के अंदर पैक हो जाती हैं। तो इसलिए इसके बाद जो है ये कंपैरेटिवली एक चार्ज सा वेजिकल क्रिएट हो जाता है। अब हमारी दो बातें कंप्लीट होगी, सिंथेसिस की बात भी पूरी होगी और स्टोरेज की बात भी कंप्लीट होगी। इसके बाद अब तीसरी बात करते हैं रिलीज़ की। रिलीज़ में क्या है कि हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। एक इस वेजिकल के साथ लगी होती हैं और एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जो वेजिकल के साथ हैं वो हैं मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ साइनैप्टोब्रेविन और यानी SB, ठीक है, साइनैप्टोब्रेविन। और ये जो है इसको हम ST लिख देते हैं, ये है सिंटैक्सिन, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, और आपके पास इस वेजिकल के इस न्यूरॉन के अंदर एसिटाइल कोलिन भी स्टोर पड़ा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल की शिफ्टिंग हुई, ठीक है। और जो अंदर नेगेटिवली चार्ज होती है इनर साइड, वो क्या होगा कि एक्शन पोटेंशियल जब यहाँ से पास होना शुरू होगा तो पोटेशियम क्या करेगा, वो अंदर आने लग जाएगा, ठीक है। पोटेशियम जब अंदर आने लग जाएगा तो इनर साइड पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी आपके पास वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू होगा तो एक लेवल आएगा कि वहाँ पे कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जब कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो इन साइड जो है वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे न्यूरॉन पहुंच चुका होता है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज वो जो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है वो क्या करेगा, वो इन दोनों जो साइनैप्टोब्रेविन्स और सिंटैक्सिन्स हैं इनको आपस में कॉइल करवा देगा, ठीक है। कॉइल करवा के ये क्या करेंगे, ये इस वेजिकल को अपनी तरफ खींचेंगी, ठीक है। और खींचने के बाद इस वेजिकल को मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर देंगी और एसिटाइल कोलिन जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। वाई आई एम टेलिंग यू दिस, ये इन दो एंजाइम का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो हमने पीछे एड्रीनर्जिक सिस्टम पढ़ा था वहाँ पर भी रिलीज जो है उन एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स के अंदर से जो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है वो भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी साइनैप्टोब्रेविन और सिंटैक्सिन्स ही काम करते हैं। ये दो प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू शुड नो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिटाइल को जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे रिलीज होते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ दीज आर रिलीज, ठीक है। ये इस तरह फोल्ड हो जाते हैं और ये वेजिकल को अपने करीब करके, ठीक है, और वेजिकल के साथ फ्यूज़ होगा मेम्ब्रेन के साथ और फिर वो एसिटाइल कोलिन बाहर जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, स्पेस है उसमें निकाल देगा। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये इसलिए भी है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत से टॉक्सिन्स वगैरह जो आकर रिएक्ट करते हैं, जो नर्वस सिस्टम को टारगेट कर रहे होते हैं, वो इन प्रोटीन्स के ऊपर ही आके एक्ट करते हैं। इनमें से दो की एग्जांपल देख लेते हैं। एक है टॉक्सिन बोटुलिनम, ठीक है, जो आपके पास क्लॉस्ट्रीडियम जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ये बहुत ही लीथल सा टॉक्सिन है और ये करता क्या है, इसने ब्रेक डाउन करवा देनी है या लाइसिस कह ले, लाइसिस या ब्रेक डाउन ऑफ साइनैप्टोब्रेविन्स एंड सिंटैक्सिन्स, ठीक है। इन दोनों को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जब डिस्ट्रक्शन इनकी हो जाएगी तो क्या होगा,
इनकी डिस्ट्रक्शन अगर हो जाती है तो इसका मतलब है कि इवन इफ़ ये एक्शन पोटेंशियल आ भी जाए, जब ये आगे दोनों प्रोटीन्स ही नहीं हैं, तो क्या होगा, देयर विल बी नो एसिटाइल कोलिन रिलीज अपॉन स्टिमुलस। और जब कोई रिलीज़ नहीं होगा तो हमारे पास बॉडी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगी, इसकी वजह से हमारे पास प्लासिड पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, यानी कि बोटुलिनम ने क्या करना है, इन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रक्शन के बाद बेशक नर्व स्टिमुलस जो है वो आए, लेकिन एसिटाइलकोलिन रिलीज़ नहीं होगा। आगे वो जाके हम एसिटाइलकोलिन के एक्शंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हैं क्या बेसिकली। तो लेकिन इन शॉर्ट वो सारे एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होगी। जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो एनिमल किस में जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस में जाएगा। सो वो जो बोटुलिनम बैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है, उसका जो टॉक्सिन का जो मोड ऑफ एक्शन है या हाउ इट फंक्शंस, वो ये है। और इसी तरह एक और आपको एक स्पाइडर का नाम पता होगा, दैट इज़ ब्लैक विडो स्पाइडर। ठीक है, ये स्पाइडर क्या करता है, ये बेसिकली एक टॉक्सिन को सिक्रीट करता है। इस टॉक्सिन का नाम है लेट्रोटॉक्सिन। ये बोटुलिनम का रिवर्स काम करता है। इस टॉक्सिन ने क्या करना है, ये इंक्रीज कर देता है बाइंडिंग या इंट्रैक्शन ऑफ साइनेप्टोब्रेविन्स एंड सिंटैक्सिन्स। इसका मतलब है कि हमारे पास बॉडी के अंदर इंक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रही है। वो जितने भी वेजिकल्स हैं इस न्यूरॉन के अंदर, सबको बाइंड करके एसिटाइलकोलिन रिलीज करवा रहा है। ठीक है, और इसलिए आपके पास इंक्रीज कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे, जिनमें आपके पास सैलिवेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके एनिमल के अंदर लैक्रीमेशन बढ़ जाएगी, और वो सारे फंक्शंस बढ़ जाएंगे जिनको हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन कोलिनर्जिक सिस्टम के इफेक्ट्स होते क्या है। ठीक है, तो वो जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सब के सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो ये दो टॉक्सिन्स जो हैं वो इस जगह पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अफेक्ट करते हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस मैकेनिज्म, दिस इज दीज टू प्रोटीन्स, रिमेंबरिंग देम इज इम्पॉर्टेंट।